राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू। तो शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं आज 9वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले चलिए हम एक वीडियो क्लिप देखकर आते हैं। बचपन इंसान के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है, ऐसा आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा और आप इस बात से 100% सहमत भी होंगे। दरअसल जब हम छोटे थे तब हमारे सिर पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं थी, दिल खोलकर मौज मस्ती करते थे। आज भी जब हम अपने बचपन की तस्वीरें देखते हैं तो पुराने दिनों को याद करते हैं। बहुत पुरानी यादें हैं। बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। चुस्की वाले की घंटी सुनते ही घर से 2 मुट्ठी अनाज चुरा लेते थे और दोपहर में चुस्की का मजा लेते थे। गर्मी बढ़ते ही नहर में घंटों डुबकियां लगाते थे। सूती पजामे में हवा भरकर लाइफ जैकेट बना लिया करते थे। पेड़ पर आम आते ही नमक मिर्ची का चूरण लेकर चुपके से आम के बाग में घुस जाते थे। यहाँ मुझे जगजीत सिंह का वह खूबसूरत गीत याद आ रहा है जो शायद आपने भी ज़रूर सुना होगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का वो सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। समय बदल चुका है। आज की पीढ़ी पुराने दौर में खेले जाने वाले खेलों के बारे में बहुत कम जानती है। आजकल के बच्चे वीडियो गेम और टेलीविज़न से चिपके रहते हैं। इन्हें देखकर हमें अफसोस होता है क्योंकि इनके जीवन में कोई मज़ा नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमारे पास समय बिताने के लिए खेल और खिलौनों की कमी नहीं थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे खेलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 90 के दशक और उससे पहले बहुत पॉपुलर थे। नंबर 1, घोड़ा बादाम खाई पीछे देखे मार खाई। वैसे तो इस खेल के कई अलग अलग नाम हैं। अलग अलग भाषा और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग स्लोगन से जाना जाता है। शायद आपके राज्यों में इसे अलग नाम से जाना जाता हो। यह खेल स्कूलों में बहुत पॉपुलर था। म्यूजिकल चेयर का ही एक रूप, यह खेल अब कहीं गुम हो चुका है। इस खेल को खेलने के लिए बड़े प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती थी। आज के दौर में स्कूल भी छोटे होते जा रहे हैं, जो अब 15 से 20 क्लासरूम तक ही सिमट रहे हैं। हमारे ज़माने में स्कूल इतने बड़े होते थे कि वहाँ एक हवाई जहाज़ को भी लैंड करवाया जा सकता था। नंबर 2, लट्टू। लट्टू गांव और देहाती इलाकों में आज भी बहुत पॉपुलर है। इस खेल को ठीक से खेलने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय खेलों की खास बात यह है कि इनके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम छोटे थे तो लट्टू 2 या 3 रुपए में मिल जाता था। यदि आप लट्टू को अपनी हथेली पर नचा लेते थे तो आपको इस खेल में ब्लैक बेल्ट माना जाता था। नंबर 3, कंचे। लट्टू के बाद कंचे दूसरा सबसे पॉपुलर गेम था। शायद ही कोई बच्चा हो जिसने ये खेल ना खेला हो। इसके लिए आपको कांच से बनी छोटी छोटी गोलियों की ज़रूरत पड़ती थी जिन्हें कंचे कहा जाता था। वैसे कंचे पूरे एशिया में खेला जाता है, लेकिन भारत के बच्चे इसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जिसके पास कंचों का सबसे बड़ा कलेक्शन होता था उसे गली का लीडर माना जाता था। नंबर 4, स्टापू। स्टापू लड़कियों का खेल था, लेकिन हम लड़के भी इस खेल में शामिल हो जाते थे। इसकी वजह शायद यह थी कि हमारी गली में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी और लड़कों की संख्या कम। इसलिए मजबूरी में हमें लड़कियों वाले खेल खेलने पड़ते थे। यह खेल बहुत लंबा चलता था। शायद ही आप कभी इस खेल के अंत तक पहुँचे हो, क्योंकि इस खेल का अंत होने से पहले मम्मी की आवाज़ हमें घर आने का न्योता भेज देती थी। नंबर 5, कच्ची घोड़ी पक्की घोड़ी। इस खेल को भी कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। यह खेल गर्मियों की छुट्टियों में बहुत खेला जाता था। इस खेल की खास बात यह थी कि इस खेल को लड़के और लड़कियां दोनों साथ मिलकर खेल सकते थे। इस खेल में किसी एक को घोड़े की मुद्रा में खड़ा होना पड़ता था और बाकी सब
उसके ऊपर छलांग लगाते थे। इस खेल के नियम मुझे ठीक से याद नहीं है, परंतु इतना ज़रूर याद है कि इसे खेलने में बहुत मज़ा आता था। नंबर 6, इमली। यह खेल आम तौर पर लड़कियां खेलती थी, परंतु कभी कभी हम लड़के भी लड़कियों के साथ इस खेल में शामिल हो जाते थे। मनोरंजन से भरपूर यह खेल भागदौड़ भरा होता था। इस खेल को खेलते वक्त आपकी सेहत भी बनी रहती थी। यह खेल समय के साथ पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। आज के बच्चे इस खेल के बारे में शायद ही जानते हो। नंबर 7, टायर घुमाना। स्कूल से घर पहुंचते ही हम अपना बैग बिस्तर पर फेंकते थे और बिना यूनिफॉर्म बदले टायर उठाकर घर से निकल जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव टायर घुमाते फिरते थे। इस खेल के लिए आपको एक पुराने टायर की ज़रूरत होती थी, जो आसानी से कहीं भी मिल जाता था। हमारे दौर में भी इस खेल को अजीब समझा जाता था, लेकिन टायर घुमाने में अलग ही मज़ा आता था। नंबर 8, गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा एक बहुत पुराना खेल है और आज भी बहुत पॉपुलर है। इस खेल को खेलने के लिए आपको खुले मैदान की ज़रूरत होती थी, जो शहरों में बहुत कम मिलता है। गांव देहात के इलाकों में खेतों के बीच इस खेल को खेलने का मज़ा ही अलग था। कई बार हमने यह खेल अपनी गली में खेलने की कोशिश की, लेकिन आस पड़ोस के लोग हम पर चिल्लाते थे। नंबर 9, पटाखे। दिवाली करीब आते ही पटाखे जलाने की धुन सिर पर सवार हो जाती थी। पटाखों की छोटी छोटी दुकानें हर जगह खुल जाती थी। उस समय हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए हम पिस्तौल में डालकर चलाने वाली लड़ी को ही अफोर्ड कर पाते थे। वैसे पिस्तौल में चलाने वाले पटाखे 2 तरह के होते थे, एक बिंदी के रूप में तो दूसरे लड़ी के रूप में। कई बार पिस्तौल खराब हो जाती थी तो हम पत्थर मारकर ही पटाखे फोड़ लेते थे। नंबर 10, पिट्ठू। पिट्ठू आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना 25 साल पहले था। दरअसल इस खेल को खेलने के लिए आपको एक सॉफ्ट बॉल की ज़रूरत होती थी और 7 चपटे पत्थरों की। इस खेल को खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटा जाता था। एक टीम बिखरे हुए पत्थरों को एक के ऊपर एक सजाने की कोशिश करती थी, जबकि दूसरी टीम का काम इन्हें रोकना होता था। यदि इन चपटी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर सजाते समय बॉल खिलाड़ी को छू जाती थी तो वह आउट हो जाता था। तो दोस्तों, यह थे हमारे बचपन के कुछ शानदार खेल। अच्छा छात्रों, तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा तो इससे आपको क्या जानकारी मिलती है? हाँ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ? हाँ, क्या है वो? खेलों के बारे में हमने देखा है ना। जैसे कि हम बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, क्यों खेलते थे और इसमें कितनी खुशी हमें मिलती थी, है ना। ये सब विचारों को हमने यहाँ पे देखा। ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ। हाँ, तो फिर आज हम इसी से संबंधित 9वीं कक्षा में जो पाठ दिया गया है, कौन सा है वो पाठ? खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो कूदो स्वस्थ रहो। इस पाठ को आज हम यहाँ पे देखेंगे, जो पाठ संकलित है ना। यह पाठ जो है संकलित है। ಇವತ್ತು ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ खेलो कूदो स्वस्थ रहो पाठವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ। तो पाठ को पढ़ने से पहले इसमें इस पाठ में दिए गए कुछ नए शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला है यहाँ पे छात्र। छात्र का अर्थ क्या है? विद्यार्थी। छात्र का अर्थ क्या है? विद्यार्थी। जैसे कि हम कन्नड़ में भी क्या कहते हैं? विद्यार्थी। और दूसरा है जरूरी। दूसरा क्या है? जरूरी। जरूरी का अर्थ है यहाँ पे आवश्यक। क्या है वो? आवश्यक। कन्नड़ में आवश्यका बोलते हैं। फिर तीसरा है शीतल। तीसरा क्या है यहाँ पे? शीतल। शीतल का अर्थ है यहाँ पे ठंडा, तंपादा, शीतला। कन्नड़ में भी हम यही शब्द का उपयोग हम करते हैं। फिर चौथा है
समीर। चौथा क्या है? समीर। समीर का अर्थ है हवा या वायु। हवा या वायु, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ವಾಯು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಮೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತೇವೆ। फिर जो पांचवा शब्द है विकास। पांचवा क्या है? विकास। तो विकास का अर्थ है यहाँ पे प्रगति या उन्नति। कन्नड़ में भी हम प्रगति या उन्नति, अभिवृद्धि बोलते हैं ना। हाँ, तो ये है विकास का अर्थ, यानी कि विकास के पर्यायवाची शब्द ये कहलाते हैं। अब छठा जो शब्द है चोट। छठा शब्द क्या है? चोट, यानी कि चोट का अर्थ है यहाँ पे घाव, गाया। क्या है वो? घाव या गाया। सातवां शब्द है तलाश। सातवां शब्द क्या है? तलाश। तलाश का अर्थ है यहाँ पे ढूंढ, यानी कि खोज। ढूंढना या खोजना जो शब्द है उसको हम तलाश कहते हैं, है ना। जैसे कि कन्नड़ में हुडुकुವುದು, हुडुकुವುದು बोलते हैं इसको, है ना। खोजना मीन्स हुडुकुವುದು। और जो आठवां शब्द है यहाँ पे हिस्सा। आठवां शब्द क्या है? हिस्सा। जैसे कि हम उसको भाग कहते हैं। भाग, यानी कि कन्नड़ में भागा। क्या बोलते हैं इसको? भागा। हिंदी में क्या कहेंगे? हिस्सा, यानी भाग। भाग वैसे भाग के दो अर्थ होते हैं। एक भाग है यहाँ पे, जैसे कि एक चॉकपीस का दो टुकड़े कर दिए तो दो हिस्से बन गए, है ना। और एक भाग क्या है? भाग जाना, जो दौड़ते हैं, भागते हैं, वो होता है। ठीक। नौवां शब्द है यहाँ पे खाली। नौवां शब्द क्या है? खाली। खाली का अर्थ है यहाँ पे रिक्त। खाली का अर्थ कन्नड़ में भी हम खाली बोलते हैं, है ना। रिक्त यानी कि बिट्टा, खाली। अब 10वां शब्द है स्वास्थ्य। क्या है वो? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है यहाँ पे तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तंदुरुस्ती, यानी कि कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? आरोग्यपूर्ण। आरोग्यपूर्ण। अब 11वां शब्द है कसरत। 11वां शब्द क्या है? कसरत, यानी कि व्यायाम। कसरत का अर्थ क्या है? व्यायाम। कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं इसको? व्यायाम। अब 12वां शब्द है सहयोग। 12वां शब्द क्या है? सहयोग। सहयोग का अर्थ है सहकार, सहायता करना, सहयोग देना बोलते हैं ना। सहकारवನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। अब 13वां शब्द है चिंता। 13वां शब्द क्या है? चिंता। चिंता का अर्थ है यहाँ पे परेशानी। क्या है वो? परेशानी। कन्नड़ में चिंता को क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? चिंते। चिंते ही बोलते हैं उसको। अब 14वां शब्द है यहाँ पे आरक्षण। 14वां शब्द क्या है? आरक्षण। आरक्षण को हम अंग्रेजी में यहाँ पे मैंने लिखा है इसके रिजर्वेशन। क्या कहते हैं उसको? रिजर्वेशन। रियायती जो होते हैं ना, रिजर्वेशन जो देते हैं, है ना। रिजर्वेशन जो है उसको हम आरक्षण कहते हैं। अब 15वां शब्द है योगदान देना। क्या है वो? योगदान देना। योगदान का अर्थ यहाँ पे सहायता देना, सहायवನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। और 16वां शब्द है रिष्ट पुष्ट। क्या है वो? रिष्ट पुष्ट। रिष्ट पुष्ट का अर्थ है यहाँ पे तगड़ा, गट्टी मुट्टाದ, है ना। तगड़ा, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಹಟ್ಟ ಕಟ್ಟ, ಹಟ್ಟ ಕಟ್ಟ, दष्टपुष्टವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, है ना। तो ये हो गया रिष्ट पुष्ट। तो इस पाठ में आने वाले प्रमुख शब्दों को मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया है। समझ गए ना छात्रों? हाँ, तो फिर छात्रों हमने खेलो कूदो स्वस्थ रहो पाठ के जो शब्दार्थ थे उनको हमने यहाँ पे बखूबी से जान लिया अल्वा। ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। हाँ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಠವನ್ನು ಓದೋದು ಹೇಗೆ, पाठ किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आप अपनी अपनी किताबों में देखते जाइएगा। तो पहले पाठ का नाम है
खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेलो कूदो स्वस्थ रहो, यह पाठ का नाम है और यह पाठ संकलित है। क्या है? यह पाठ संकलित है। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उल्लास का शीतल समीर बहता रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतया उनके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरी बाग खेल आदि। तो पाठ को इस तरीके से पढ़ा जाता है। छात्रों, आप अपनी किताबों में इसका आगे का जो भाग है उसको पढ़िएगा। हाँ, तो फिर इस पाठ में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमें खेलों से क्या मिलता है? सबसे पहले क्या मिलता है? हाँ, मनोरंजन। बहुत खुश हो जाते हैं हम जब भी हम खेलने जाते हैं, तो हमें दूसरी तरफ कहीं ध्यान ही नहीं होता, सिर्फ खेल की तरह ही ध्यान होता है और बहुत ही खुशी से हम खेलते हैं, तो हमें इससे मनोरंजन मिलता है। ಆಟೋಟಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ। इसके साथ साथ तन मन स्वस्थ होता है। ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಹಾಗೇನೇ और इससे उत्साह और उल्लास बढ़ता है। उत्साह और उल्लास जो है बढ़ता जाता है। ಇದರಿಂದ उत्साह उल्लास ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ। और क्या है यहाँ पे? हाँ, कौन सा? शीतल समीर जो है ना, शीतल समीर बहने लगता है, यानी कि ठंडी हवा। क्योंकि हम खेल सुबह खेलते हैं या शाम में खेलते हैं, तो सुबह भी वातावरण ठंडा रहेगा, शाम में भी ठंडा रहता है ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ। और इसके साथ साथ अब हमने यहाँ पे देखा कि खेलों के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न भेद हैं खेलों के। तो उनमें से यहाँ पे पहला जो मैं यहाँ पे खेलों के भेद में आपको दिखा रहा हूँ, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। कौन से है वो? शारीरिक खेल और मानसिक खेल। ಶಾರೀರಿಕ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಟಗಳು। शारीरिक खेल वो होते हैं जिसमें शारीरिक श्रम अधिक होता है। ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾರೀರಿಕ ಆಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। वैसे ही जिसमें मानसिक श्रम अधिक होता है, मानसिक श्रम अधिक होता है, उसे हम मानसिक खेल कहते हैं। ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। तो फिर छात्रों, शारीरिक खेलों के लिए कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिएगा। कबड्डी, हॉकी, कुश्ती, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, तैरना, फुटबॉल, बैडमिंटन, दौड़ना आदि, यह जो है शारीरिक खेल के लिए उदाहरण है। ಶಾರೀರಿಕ ಆಟಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಬಡ್ಡಿ, ಹಾಕಿ, ಕುಶ್ತಿ, ಗುಲ್ಲಿ ದಂಡ। ಗುಲ್ಲಿ ದಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗಿಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದು। और क्रिकेट, तैरना, तैरने का अर्थ क्या है? ಈಜು, ಈಜಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಜುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ वो तैरना है। फुटबॉल, बैडमिंटन, दौड़ना, दौड़ने का अर्थ क्या है? भागना, ಓಡೋ, ಓಟ, ಓಟದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಳಿರ್ತವೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವು ಆಗಿದ್ದಾವೆ। ये सब शारीरिक खेल हैं। वैसे ही मानसिक खेल के लिए जो मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। तो जैसे कि शतरंज है, शतरंज का अर्थ
चेस जो खेलते हैं चतुरंगा, चतुरंगा दाटा है ना, वो है। कैरम, पासा, पासा का अर्थ है यहाँ पे जैसे कि पगड़िया का बोलते हैं पासा, हाँ वो है। बकरी, बाघ, बकरी का अर्थ यहाँ पे मेके है, बाघ का अर्थ है हुली, हुली मेके आटा, आटा करते हैं ला, वो भी एक कौन सा है, मानसिक खेल की एक विधा है। तो ये सब हमने यहाँ पे शारीरिक खेल और मानसिक खेल के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। मैं समझता हूँ कि आपको खेलों के जो प्रकार में पहला जो है शारीरिक खेल और मानसिक खेल यह आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया है ना? हाँ छात्रों, तो फिर हम लोगों ने शारीरिक खेल और मानसिक खेल जो है इसके उदाहरण और शारीरिक खेल क्या है, मानसिक खेल क्या है, इसको हमने देखा। अब फिर इसके और एक उदाहरण जैसे कि वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल। वैयक्तिक खेल, वैयक्तिक खेल जो है वो अकेले खेलने वाला जो खेल होता है, व्यक्तिगत रूप में जो खेलते हैं उसको वैयक्तिक खेल कहेंगे। सामूहिक यानी कि एक टीम होती है ना, उस टीम के आधार पर खेलने वाले जो होते हैं वो सामूहिक खेल कहलाते हैं। वैयक्तिक खेल के लिए प्रमुख उदाहरण जैसे कि तैरना, दौड़ना, शूटिंग, एरोबिक्स, तीर चलाना, छलांग लगाना आदि है। यानी कि तैरना इವು वैयक्तिक ಆಟಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು। तैरना का अर्थ क्या है, ಈಜುವುದು, और दौड़ना, दौड़ने का अर्थ क्या है, हाँ ಓಡುವುದು। शूटिंग, एरोबिक्स, तीर चलाना, बाणवना बिड़ते हैं, तीर का अर्थ यहाँ पे बाण, तीर चलाना, छलांग लगाना, छलांग लगाने का अर्थ यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप बोलते हैं ना, हाँ उद्दत जिगित आटಗಳು, हाँ तो ये सब जो है ये वैयक्तिक खेल के अंदर आते हैं। अब वैसे ही सामूहिक खेल, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन, ये सब जो है एक से अधिक जो खिलाड़ी यहाँ पे एक टीम में जो खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, सामूहिक खेल कहते हैं। तो ये इसकी जो दूसरी विधा जो वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। अब जो तीसरा है वो देखते हैं हम यहाँ पे मैदानी खेल यानी कि आउटडोर गेम्स है, और घरेलू खेल यानी कि इंडोर गेम्स, ये भी एक विधा है। तो वो कौन से हैं, मैदानी और घरेलू खेल है। अब मैदानी खेल के अंदर जो खेल मैदान में यानी कि एक बंद कमरे में ना होकर मैदान में जो खेल खेलते हैं उन्हें मैदानी खेल कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡತಕ್ಕಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನ ನಾವು मैदानी खेल ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वैसे ही घरेलू ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳು है ना, ये चार दीवार के अंदर जो खेलते हैं वो है घरेलू खेल कहलाते हैं। जो मैदानी खेल के लिए उदाहरण है कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये आदि सभी जो खेल हैं ये क्या कहलाते हैं, ये मैदानी खेल कहलाते हैं। और फिर घरेलू खेल के लिए उदाहरण है शतरंज, कैरम, पासा आदि। शतरंज जो है चेस जो खेलते हैं वो, और कैरम खेलते हैं, पासा पगड़े आटा खेलते हैं, ये सब हम घर के अंदर खेलते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये घरेलू खेल ये कहलाते हैं। तो हम लोगों ने खेलों की विधाओं में जैसे कि पहले शारीरिक खेल, मानसिक खेल, वैयक्तिक खेल, सामूहिक खेल, मैदानी खेल, घरेलू खेल, इस तरीके से खेलों की विधाओं को हमने यहाँ पे देखा। अल्लाह नाविली शारीरिक आटಗಳು, मानसिक ಆಟಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಟಗಳು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೈದಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಳಾಂಗಣ ಆಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, है ना। जो भी खेल खेलते हैं हमें उसके लिए कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, है ना, लाभ होते हैं, जिसके यहाँ पे हमें पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार यहाँ पे खेलों में देते हैं,
ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಏಕಲವ್ಯ, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि पुरस्कारों से सम्मानित खिलाड़ियों को किया जाता है ना। तो फिर इतने पुरस्कार यहाँ पे देने के बाद पुरस्कारों के साथ साथ इन लोगों को यानी कि खिलाड़ियों को यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है. हलवार सौलभ्यಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. तो उनमें प्रमुख है यहाँ पे पुरस्कार दिए जाते हैं और साथ ही साथ धनराशि भी दी जाती है. ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. धनराशि समझते हैं ना? हाँ. अब राज्य, केंद्र सरकार, बैंक, कंपनियों में नौकरी दी जाती है. इन्हें राज्य सरकार, केंद्र सरकार में जो सरकारी नौकरी होती है ये नौकरी भी इन्हें दी जाती है और साथ ही साथ बैंक, कंपनियों में भी इन्हें नौकरी दी जाती है. ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಟದ ಖಿಲಾಡಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. नौकरी भर्ती है ना, नौकरी भर्ती, रेल, हवाई जहाज के सफर आदि में इन्हें आरक्षण दिया जाता है. आरक्षण की सुविधा भी इन्हें है. जैसे कि नौकरी भर्ती, जो भी नौकरी यहाँ पे भर्ती की जाती है या नौकरी के लिए या ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. और साथ ही साथ रेल, हवाई जहाज, रेल ಮತ್ತೆ हवाई जहाज का अर्थ है यहाँ पे ವಿಮಾನಯಾನ. ರೈಲ್ವೆ ಯಾನದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ವಿಮಾನಯಾನ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ रिजर्वेशन इरते. इसमें भी इनको आरक्षण की सुविधा दी जाती है. फिर इतना सब होने के बाद और क्या है, कंपनियों में प्रतिनिधि बना लेते हैं. कंपनियों में इन्हें प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है. प्रतिनिधि बनकर यहाँ पे ये अपना काम यहाँ पे करते हैं ना. हाँ, तो ये सब सुविधाएं इनको पुरस्कार के साथ किसको, खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न ऐसे पुरस्कार देने के साथ साथ धनराशि राज्य और केंद्र सरकार, बैंक, कंपनियों में नौकरी दी जाती है. नौकरी भर्ती, रेल, हवाई जहाज के सफर आदि में इन्हें आरक्षण दिया जाता है और साथ ही साथ कंपनियों में प्रतिनिधि बना लेते हैं. कंपनियों में इन्हें प्रतिनिधि बनाकर इस तरीके से इन्हें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं. हाँ, तो फिर इतना पुरस्कार दिए गए और उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं ये सब हमने यहाँ पे देखा है ना. ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಇವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ खेलों का महत्व जो है, खेलों का महत्व क्या है, कौन कौन से लाभ है ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಟಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, जो पहले हम देखते हैं आनंद और उल्लास मिलता है. खेलों से हमें क्या मिलता है, आनंद और उल्लास मिलता है. ಈ ಆಟಗಳಿಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ है ना. ये जो पहला अंश है. अब फिर दूसरा देखते हैं, उत्साह का शीतल समीर बहता है. उत्साह का शीतल समीर, उत्साहದ ಶೀತಲ ಸಮೀರ್. ಸಮೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ है ना. शाम में वॉक जाते हैं, क्यों जाते हैं, जो ठंडी हवा लेने के लिए जाते हैं. जबकि खेल हम खेलते हैं तो सुबह खेलते हैं या शाम में खेलते हैं. अधिकतर हम सुबह या शाम में खेल खेलते हैं. तो सुबह भी मौसम ठंडा होता है, शाम में भी ठंडा होता है, तो हमें ठंडी हवा उससे मिलती है. यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है ना. स्वास्थ्य के लिए अच्छा है नहीं. हाँ, तो ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಡ್ತೇವೆ
ಸಂಜೆ ಆಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಕೂಡ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. तन मन स्वस्थ रहता है. खेल खेलने से हमारा तन और मन क्या होते हैं, स्वस्थ बनता है ना. ನಮ್ಮ ತನ ಮತ್ತೆ ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. फिर मनोरंजन मिलता है. मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि खेल खेलने से सबसे अच्छा जो हमें यहाँ पे लाभ है वो क्या है, मनोरंजन. हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता. जब हम खेलने जाते हैं ना तो कुछ भी याद नहीं रखते, याद रहता है सिर्फ खेलना और क्या है, खुश हो जाना, है ना. तो ये हमें यहाँ पे मनोरंजन भी देता है. क्या देता है, मनोरंजन. ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವ, ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ मनोरंजन ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. फिर खेल खेलने से धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह, परस्पर सहयोग के गुण का विकास होता है. खेल खेलने से कौन से गुणों का विकास होता है, पहला जो है धैर्य. हमारे अंदर धैर्य का गुण यहाँ पे क्या होता है, विकास होता है ना. हमारे अंदर धैर्य की क्षमता बढ़ती जाती है ना. हाँ, ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಧೈರ್ಯ, है ना. फिर दूसरा क्या है, लगन. लगन लगन का अर्थ क्या है, ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಇವು ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, तो इसमें मग्न हो जाते हैं. तो ऐसे ही हमें मग्न होने का या लगन के साथ पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है. तो ऐसा गुण भी हमारे अंदर वृद्धि होता है, ऐसा गुण भी हमारे अंदर आता है. ಇಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಟೋಟಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. फिर तीसरा है परिश्रम. परिश्रम का गुण हमें यहाँ पे खेल खेलने से आता है. तो परिश्रम, तो कितना परिश्रम, अब जब हम खेल खेलते हैं तो उस टीम को जिताने के लिए कितना परिश्रम हम लगाते हैं, है ना. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಪಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಓದು ಬರಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. तो ऐसे गुण भी हमें यहाँ पे मिलते हैं. और उत्साह, है ना, खेलों से उत्साह बढ़ता जाता है. और खेलें और अच्छा खेलें, है ना, और पढ़ें और अच्छा लिखें और अच्छे अंक लें, ऐसा उत्साह हमारे अंदर बढ़ते जाता है. तो ऐसा गुण हमें कहां से मिलेगा, खेलने से मिलेगा. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಆಟೋಟಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ದೊರಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡೋದ್ರಿಂದ. फिर परस्पर सहयोग के गुण. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. एक और दूसरे की सहायता करना. जैसे कि खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक कोई वहां पे गिर गया तो हम तुरंत क्या करते हैं, सभी मिलकर उसको उठा लेते हैं. क्यों, क्योंकि वह हमारे टीम का सदस्य है, उसको बचाना हमारा कार्य है. तो ऐसा गुण हमारे अंदर यहाँ पे बढ़ता जाता है. ऐसे गुण यहाँ पे हमारे अंदर पहले पैदा होते हैं. तो ऐसे गुण ಈ ರೀತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ಕೂಡ ಈ ಆಟೋಟಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ. फिर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है. स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, व्यायाम, कसरत करना आवश्यक है. एक और कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का कहना है कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಹರೂರವರು ಕೂಡ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ
जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो ऐसे ही गांधी जी का कहना क्या है यहाँ पे कि स्वास्थ्य के लिए कसरत या व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। और अंगों की कसरत होती है। खेल खेलने से क्या होता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, है ना, हमारे शरीर के जो अंग हैं उन सब का क्या होता है, कसरत होती है। उन सब की कसरत ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೋದು ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ आते हैं। और साथ ही साथ सबसे बढ़िया जो यहाँ का लाभ है वो है हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। ಆಟ ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು दष्टपुष्टರು गट्टी मुट्टागी ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ, है ना। हृष्ट पुष्ट हम यहाँ पे बनते हैं। तो ये सब जो है खेलों के महत्व है या खेलों के लाभ है। इसके साथ साथ देखिएगा खेलों का महत्व जो है, लाभ यहाँ पे बताया, लाभ कहीं यहाँ पे निबंध में पूछा गया तो हम यहाँ पे पुरस्कार है, सुविधाएं, इनको भी यहाँ पे बता सकते हैं। इन दोनों का भी यहाँ पे हम मिलान करके वहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिएगा बताते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी जो बोलते हैं ना, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे खेलों का महत्व देखिएगा कितना बढ़िया है। तो हमें पढ़ने लिखने के साथ साथ क्या करना चाहिए, खेल भी खेलना चाहिए, लेकिन उसके लिए उचित अवसर बनाकर रखना है। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक खेलने चले गए, सुबह से शाम तक खेलना है नहीं, जितना समय खेलने के लिए निकालना है उतना खेलने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, घर के कामकाज के लिए, ऐसे हमें टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे समय निकालना चाहिए। तो समय के महत्व के बारे में मैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ, उसको देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। खेल खेलने से कसरत होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसको पढ़िए। खेल खेलने से कसरत होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल दो तरह के होते हैं। एक वो जो घर के अंदर बैठ के खेले जाते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम बाहर मैदान में खेलते हैं, जिन्हें कहते हैं इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। तो जो बाहर निकलकर जो खेल हम खेलते हैं उन्हें खेलने से हमारे शरीर की कसरत हो जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो इसीलिए हमें बीच बीच में बाहर निकलकर खेल खेलने चाहिए। खेल खेलने से हमारा शरीर आलस छोड़कर चुस्त हो जाता है। पढ़िए इसको। खेल खेलने से हमारा शरीर आलस छोड़कर चुस्त हो जाता है। मतलब कि खेल खेलने से आलस से दूर भागता है और आपका शरीर चुस्त हो जाता है, आपके अंदर फुर्ती आ जाती है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अतः खेल खेलने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसको पढ़िए। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अतः खेल खेलने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई करने के लिए आपको अपना दिमाग तेज़ करना होगा। तो दिमाग कब तेज़ होगा? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो खेल खेलने से जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मानसिक विकास भी होता है, आपका दिमाग भी तेज़ होता है। इसके साथ साथ कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो हम अंदर बैठ के खेलते हैं घर में, जिनके द्वारा हमारी मानसिक कसरत भी हो जाती है। जिन खेलों को खेलने के लिए हमें दिमाग चलाना पड़ता है।
जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, यह है शतरंज का गेम यानी कि चेस। इसको घर बैठ के हम खेल सकते हैं और इसको खेलने के लिए हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो इससे हमारा दिमाग तेज़ होता है। खेल हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा देते हैं। इसको पढ़िए, खेल हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा देते हैं। इसका मतलब है कि हम जब भी खेल खेलते हैं तो हर खेल के कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा ही हम वह खेल खेलते हैं। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो हम खेल से बाहर हो जाते हैं या हार जाते हैं। तो खेल हमें क्या सिखाता है कि हमें नियम नहीं तोड़ने चाहिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इससे हम अनुशासन सीखते हैं। खेल खेलने से हमारा मनोरंजन भी होता है। मतलब कि जब आप खेल खेलते हैं तो आपका मन भी लगा रहता है। जैसा कि आपने देखा है कि जब कोई मैच होता है, क्रिकेट मैच या फुटबॉल का मैच, तो बहुत भीड़ उसको देखने के लिए जमा होती है। क्यों जमा होती है? क्योंकि लोगों को वह खेल देखने में मज़ा आता है और जो खेलते हैं उन्हें भी मज़ा आता है। अगर आप यहाँ देखने नहीं जा पाते तो आप अपने टीवी में देखते हैं वही मैच। क्यों देखते हैं? क्योंकि मैच देखने से आपको आनंद मिलता है और जब आप खुद खेलते हैं तब भी आपको बहुत मज़ा आता है। तो हम कह सकते हैं कि खेल खेलने से हमारा मनोरंजन भी होता है। खेल खेलने से हमारे अंदर मिलजुल कर रहने की भावना का विकास होता है। इसको पढ़िए, खेल खेलने से हमारे अंदर मिलजुल कर रहने की भावना का विकास होता है। बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिनको खेलने के लिए आपको टीम्स बनानी पड़ती है। तो जब टीम बनानी पड़ती है तो आप सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं खेलते, आप अपनी टीम को जिताने के लिए खेलते हैं। और फिर आप लोग क्या सोचते हैं कि आप सबको मिलजुल कर खेलना होगा ताकि आप अपनी टीम को जिता सके। इस तरह से खेल हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। खेल खेलने से हम हार और जीत को स्वीकार करना सीखते हैं। हमें हार में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहिए। जीत के समय घमंड नहीं करना चाहिए। इसको एक बार फिर से पढ़िए। खेल खेलने से हम हार और जीत को स्वीकार करना सीखते हैं। हमें हार में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहिए। जीत के समय घमंड नहीं करना चाहिए। तो इससे हमने क्या सीखा कि जीवन में हार और जीत दोनों ही चलती रहती है। यह चीज़ भी हमें खेल सिखाते हैं, क्योंकि खेल में भी हार और जीत चलती रहती है। कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतते हैं, लेकिन आपको दोनों ही चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। मतलब कि अगर आप हार गए हैं तो आपको निराश होकर नहीं बैठना है, रोना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सोचना है कि आपने क्या गलती की और आप कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। और अगर आप जीत गए तो आपको खुश तो होना है, लेकिन घमंड नहीं करना है कि आप ही सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। आपको हमेशा अपने आप को और ज़्यादा सुधारना है और ज़्यादा अच्छा बनाना है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हम खेलों से सीखते हैं। हाँ, तो फिर छात्रों, आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा है ना? अच्छा था? हाँ, चला तलवा वीडियो। हाँ, तो इस वीडियो में हमने देखा कि खेलने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, हमें क्यों खेलना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे अंशों का आप लोगों को बताया है, और खेलने से कौन कौन सी सुविधाएं या पुरस्कार मिलते हैं। और स्कूल में है ना, पाठशालाओं में भी क्या कहते हैं, खेलों का आयोजित किया जाता है। जो एनुअल डे के लिए खेल खिलाए जाते हैं, है ना, उसमें भी हमें पुरस्कार देते हैं या नहीं? हाँ, तो स्कूलों में भी ये जो परिपाठ इसका चलते आ रहा है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी तरह वीडियो क्लिप में भी आपने देखा
कि खेलने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। इसीलिए स्कूल में, पाठशालाओं में क्या करते हैं, पूरे जब अवधि एक अवधि यहाँ पे कक्षाओं में जब हम लेते हैं तो एक अवधि यहाँ पे किसके लिए रखी जाती है, खेलने के लिए। यानी कि पीई पीरियड जो होता है ये इसीलिए रखा जाता है कि हमें कोई फैटिगनेस ना आए, यानी कि हमें थकान महसूस ना हो। सुबह से शाम तक पाठ सुनते जाएंगे तो हमें थकान हो जाती है। इसीलिए उस थकान को मिटाने के लिए बीच बीच में क्या होता है, हमें ये पीई पीरियड यहाँ पे रखे जाते हैं। तो अच्छा छात्रों, इतना सब होने के बाद स्टेलर और मॉडिक में हम यहाँ पे अनुरूपता के जो इसमें आने वाला जो व्याकरण अंश है, अनुरूपता वाला जो एक व्याकरण अंश मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला है, देखिए यहाँ पे शतरंज। अनुरूपता में दो शब्दों का है ना, दो शब्दों का संबंध देख के तीसरा जो शब्द है उसका संबंध किससे जोड़ना है, ये हमें यहाँ पे बनाना है। तो पहला है शतरंज, बदले देते हैं शतरंज मानसिक खेल है। शतरंज कौन सी विधा का खेल है, ये मानसिक है। तो बैडमिंटन क्या है, हाँ क्या है वो, शारीरिक खेल है। शारीरिक खेल है। कौन सा शारीरिक खेल है वो, हाँ शतरंज कौन सा है, मानसिक खेल है। तो बैडमिंटन क्या हो गया, शारीरिक खेल कहलाता है। उसी तरह जब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, क्रिकेट मैदानी खेल है। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, घर में खेलते हैं नहीं, कहाँ खेलते हैं, इसको मैदान में खेलते हैं। तो फिर कैरम कहाँ खेलेंगे, हाँ कहाँ खेलेंगे, कैरम में डालते बिना माने डालते हैं। तो क्या है ये, घरेलू खेल है। घरेलू खेल है। क्रिकेट मैदानी खेल है, तो कैरम क्या है, घरेलू खेल कहलाता है ना। हाँ, तो फिर तीसरा देखिएगा, तीसरा जो है तेंदुलकर क्रिकेट, यानी कि तेंदुलकर जो खिलाड़ी है किससे संबंध रखते हैं, ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। तो ध्यानचंद कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, हाँ कौन से है वो, हाँ सही कहा, हॉकी। कौन सा है वो, हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। हॉकी जो खेल है वो ध्यानचंद उसके खिलाड़ी है। तो ये हमने यहाँ पे 3 अनुरूपता वाले शब्दों का बनाया। अब चौथा देखिएगा, चौथा क्या है, तैरना। तैरने का अर्थ क्या होता है, मैंने ईज अर्थ करते हैं ना, तैरना वैयक्तिक खेल है। तैरना क्या है, ये वैयक्तिक खेल है। ಇದು वैयक्तिक आಟ ಅಂತ है। कबड्डी कौन सा है, हाँ कबड्डी जो है वो सामूहिक खेल है। कबड्डी जो है सामूहिक खेल, कबड्डी सामूहिक खेल है। समझ गए ना, हाँ। तो देखिएगा आप यहाँ पे अनुरूपता वाले चारों शब्दों को हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। जैसे कि पहला था शतरंज मानसिक खेल है, बैडमिंटन शारीरिक खेल है ना, क्रिकेट मैदानी खेल है, तो कैरम क्या हो गया, घरेलू खेल है। वैसे ही तेंदुलकर जो है क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, तो ध्यानचंद हॉकी से संबंध रखते हैं। वैसे ही तैरना वैयक्तिक खेल है, तो कबड्डी क्या है, वो सामूहिक खेल है। इस तरीके से हमने यहाँ पे अनुरूपता वाले शब्दों को भी देख लिया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को खेलो कूदो स्वस्थ रहो पाठ बखूबी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले शब्दार्थों को देखा है ना। सबसे पहले भी क्या देखा, एक वीडियो क्लिप को देखा है ना। उसके बाद क्या देखा, हमने शब्दार्थों की जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। फिर शब्दार्थ होने के बाद हमने पाठ का जो विवरण जो है उसमें हमने खेल के महत्व, खेलों के भेद
खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि पुरस्कार तो जो दिए जाते हैं उनको भी हमने यहाँ पे देखा। उतना देखने के साथ साथ ये खेल खेलने वालों को कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है उन सुविधाओं को भी हमने यहाँ पे देख लिया। और उतना हुआ, फिर इस खेलों के महत्व जो है, खेलों के महत्व की जानकारी भी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली और उससे जो होने वाले लाभ उसके बारे में एक वीडियो क्लिप भी हमने यहाँ पे देखा। और ये इसमें से मैंने एक छोटा व्याकरण का जो अंश था वो क्या था, अनुरूपता वाला जो एक व्याकरण का जो अंश था उसको भी मैंने यहाँ पे समझाया अल्वा मಕ್ಕಳೇ। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ವಿಧಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುರೂಪತಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर छात्रों इतना सब देखने के बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा कार्य दे रहा हूँ, वो है गृह कार्य। इसको आप लोगों को लिखकर ले आना है या बनाकर लाना है। जैसे कि विभिन्न खेलों के चित्र संग्रह करना। पहले विभिन्न खेलों के चित्र, जैसे कि न्यूज़पेपर से हो सकता है या मैगजीन से हो सकता है। न्यूज़पेपर ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉनके नाम ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಲಿಖಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದು एक ತಾಲಿಕಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದದನ್ನ नेत हाकಬೇಕು, उसको लगाना है। एक तालिका उसकी तैयार करना है। तालिका को तैयार करके उस तालिका को लाकर हमें अपनी कक्षा में उसको लगाना है। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोग पूरे पाठ को समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल का नाम क्या है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, या हमारे चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना चाहे इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।